नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। राजस्थान का चुनाव संपन्न हो चुका है। 25 नवंबर को राजस्थान का एक ही चरण में चुनाव होना था और चुनाव होने के बाद लगातार जो तस्वीरें राजस्थान से आई हैं, कहीं हिंसा देखने को मिल रही है तो कहीं पर पत्थरबाजी होती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता है, हर चुनाव के बाद ऐसा नहीं होता कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान ईवीएम का मुद्दा ना उठे और ना ऐसा हो सकता कि चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम के मुद्दे को कोई दल यानी कि राजनीतिक दल ना उठाए। तो एक ऐसा ही मुद्दा आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर आकाश मौजूद है। आकाश से हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी आपको बता दूं कि राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश का भी चुनाव था 17 नवंबर को, जिस दौरान मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था। मध्य प्रदेश में के दौरान इंदौर सीट पर कम से कम 5 से 6 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की यहाँ मौत की खबर भी सामने आई थी। तो इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आना, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, एमसीडी इलेक्शन हो, नगर निगम चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो। इससे पहले भी 2022 की मैं बात करूं तो 5 राज्यों के चुनाव थे, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान वाराणसी में एक बड़े सी ट्रक में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी। उसके बाद भी जांच चली और चलती रही। उसका अभी तक ये नहीं पता चला कि वो ईवीएम मशीन आखिरकार खराब थी या यूज की गई थी। ऐसा ही एक मुद्दा हमें मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से पता चला। शिवपुरी में, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, शिवपुरी में कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मशीन पाई गई। तो इस गढ़ में यानी कि सिंधिया के गढ़ में 6 ईवीएम मशीन कब्रिस्तान के अंदर पाने से उस शाम को हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहना है कांग्रेस वालों का काम है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है बीजेपी वालों का काम है। तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ बयानबाजी और आरोप लगाने से क्या फायदा जब यहाँ ईवीएम की गड़बड़ी सामने आती है। क्या यहाँ अब एक सवाल उठता है, लगातार ये सवाल उठ रहा है जब से ईवीएम मशीन से चुनाव लड़ने शुरू हुए हैं। ये सवाल ये है, क्या आने वाले समय में चुनाव आयोग को ईवीएम को साइड कर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना यहाँ तय कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईवीएम मशीन के साथ धांधली, गड़बड़ी होना आम बात हो गई है। कुछ पोलिंग बूथ राजस्थान में ऐसे देखने को मिले कि जहां सुबह से लंबी कतारें लगी हुई थी और पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब पड़ी थी। तो बताइए, जो मतदाता लाइनें और कतार लगाकर बाहर खड़े हैं और जब उनको यही नहीं पता कि पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम मशीन खराब पड़ी है, तो इन सारी चीजों का ध्यान किसको रखने की जरूरत है? ये सारी चीजें चुनाव आयोग के अंडर आती है और चुनाव आयोग को इन पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। तो सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर आकाश से लेना चाहूंगी कि आकाश, जिस तरीके से ईवीएम मशीन में धांधली और गड़बड़ी की खबर सामने आती है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और बाकी की पार्टियां लगातार भाजपा पर हमला करती है। तो बाई चांस अगर आने वाले समय में, भविष्य में कोई भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग अगर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं, तो क्या ये धांधली की खबर सामने नहीं आएंगी? तब क्या इन बातों पर पूर्ण विराम लग जाएगा? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जारी, कल राजस्थान का चुनाव संपन्न हुआ और अब तेलंगाना के चुनाव की बारी है और लगातार उसको लेकर चर्चाएं की जाए। लेकिन इस बीच जो मुद्दा लगातार उठ रहा है वो है ईवीएम का। और ऐसा नहीं है कि इसी बार मुद्दा उठाया गया, पिछले जितने चुनाव आप देखेंगे तो ईवीएम का मुद्दा हर बार उठता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, और ईवीएम का मुद्दा इस बार भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम की लगातार अब बातें उठ रही है, इस पे चुनाव आयोग को एक बार नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ईवीएम से समस्याएं आ रही हैं तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देखने चाहिए और उसके बाद समस्या अगर ज्यों की त्यों रहती है तो आप ईवीएम लगातार उसको जारी रखिएगा। इस बात का हवाला कांग्रेस पार्टी के नेता भी देते हैं कि आप एक बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखिए, अगर ये समस्या दूर ना हो तो आप फिर कितने ही साल तक ईवीएम चलाते रहिएगा, हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। खास तौर पर अगर ये देखा गया है तो विपक्षी पार्टी के नेता ही ये सवाल उठाते हैं कि ईवीएम की धांधली हो रही, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि उनके पार्टी के नेता या उनके पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव डालने जाते हैं और जो चुनाव के नतीजे आते हैं वो काफी ज्यादा अलग होते हैं उनके अंदाज। उनका एक आंकड़ा रहता है कि इस जगह से इतने ज्यादा वोट पड़ेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो वोट इनके खामे में
हटाकर बल्कि भाजपा के खेमे में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनके लिए चिंता का शब्द होता है। ऐसे में ईवीएम का मुद्दा उठना लाजमी है और ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी बातों को ध्यान में तमाम रखकर उसको देखना चाहिए कि आखिरकार इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल एक और खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत गई थी तो चुनाव आयोग का कहना था कि ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि पूरे देश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं या देश के अंदर जितनी भी ईवीएम मशीन है उनको हटाकर बैलेट पेपर का जुगाड़ करना इतना संभव नहीं और इतना आसान नहीं कि इसे कर लिया जाए। इसके लिए एक समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में आदेश पास कराना होगा और उसके बाद ही हम इस पर कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन जो कि समस्या रहते हुए इनको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए और जहां तक जिस प्रकार के मुद्दा उठ रहा है तो लोकसभा चुनाव के लिए इनको बैलेट पेपर का जुगाड़ करना चाहिए जैसे कि समस्या बनी हुई। अगर ये समस्या सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं की महज भाषणबाजी है, महज गंभीर आरोप है तो उस पर भी चुनाव आयोग को बड़ा फैसला लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही करके जो भी साक्ष्य है उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आकाश ने बताया कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है इतना आसान नहीं होगा लेना, क्योंकि विधानसभा चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं होते हैं, पूरे देश के हर राज्य के चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर इस फैसले को लेने में समय जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर फैसला लेने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर कई राजनीतिक दल के नेता भी कह रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ कार्यकर्ताओं की भी ऐसी डिमांड है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ कि राजस्थान के चुनाव में यहाँ बताया जा रहा है कि 74% यहाँ पर वोटिंग पड़ी है और पिछले बार के चुनाव यानी कि 2018 की बात मैं यहाँ पर करूँ तो उस वक्त भी यहाँ इतनी ही % वोटिंग यहाँ पड़ी थी। कैसे देख रहे हैं राजस्थान के चुनाव को आकाश? इस बार राजस्थान का जो ताज है वो किसके सर सजेगा? क्या वो यहाँ गहलोत होंगे या फिर भाजपा की तरफ से वो वसुंधरा राजे या फिर दिया कुमारी होंगी? देखिए नेहा, मैं बता दूं जिस तरीके से राजस्थान का कल चुनाव पड़ा और चुनाव के बीच में जो अटकलें हमें देखने के मिली वो साफ तौर पर झलकाती हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव के जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है, हमला करवा रही है और उनके पार्टी के एक नेता को लेकर भी चर्चा तेज हो गई कि इनके द्वारा हमला करा। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण बनाए के रखे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनके समीकरण से परे रहेगा। क्योंकि राजस्थान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ये दावा ठोक रही थी कि हम इस पर जीत जरूर दर्ज करेंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आएगी और गहलोत सरकार की जो मनगढ़ंत कहानियां चल रही, मनगढ़ंत जो योजनाएं उनको बंद करके राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। वहीं इनके पार्टी के नेता सचिन पायलट की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए या फिर स्वयं गहलोत की बात कर लीजिए, वो यही बोलते हुए नजर आए कि जो 5 साल की प्रक्रिया है वो हम तोड़ेंगे और दोबारा से कांग्रेस पार्टी लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम देश को साधने का काम चल रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दम दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अटकल यहाँ पर लग सकती है क्योंकि उन्होंने अब तक सीएम फेस के तौर पर किसी को नहीं बताया कि ये हमारा अगला सीएम रहेगा अगर हम राजस्थान के चुनाव जीतते। अभी जो वोट पड़े और जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन सीएम हो सकता है। अभी जितने भी वोटिंग हुई वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहे रणनीति के तौर पर खेल रही हो या फिर कुछ नया प्लान बना रही हो, ये कहीं ना कहीं अभी अटकलों का बाजार तेज कर रहा है। और ऐसे में अब जो चुनाव का परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं सियासी समीकरण से दूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ दोबारा से आना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ी मजबूत करना चाहती है। तो ये चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा कि दोनों पार्टियों में से आखिर जीत किसकी होती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सचिन पायलट जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सचिन पायलट ने अपनी जनसभाओं के दौरान ये दावा किया था कि राजस्थान में जो राजनीति रिवाज हमेशा से चलता नजर आ रहा है, इस बार वो रिवाज बदलेगा। यानी कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार और 5 साल भाजपा की सरकार हमेशा से बनती आई है, लेकिन यहाँ पर गहलोत संघ पायलट ने भी ये दावा किया है कि इस बार ये रिवाज बदल कर ही वो दम लेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5 राज्यों में सीएम फेस घोषित नहीं किया है। और देखिए यहाँ पर विदाउट सीएम फेस यहाँ पर चुनाव लड़ना काफी ज्यादा दिलचस्पी होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से ये पता नहीं चल पाया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। देखिए, जब कोई चुनाव होता है, अगर किसी सीएम फेस पर लड़ा जाए तो उस राज्य की जनता को पता रहता है कि ये इंसान इस हमारे राज्य को संभालेगा और वो उसी की मतलब कि उसकी छवि को याद कर वोटिंग करते हैं। लेकिन हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना आकाश क्या भाजपा को खतरे में तो नहीं डाल देगा, क्योंकि 2024 का चुनाव भी सर पर है।
और 2024 के लिए बदलाव चाहती है जनता। और किसी को पता है, जनता यहाँ पर सब कुछ समझ गई है, बदलाव की इस बार मांग कर रही है। क्या पीएम मोदी के चेहरे पर इस बार विधानसभा चुनाव को लड़ना भारी तो नहीं पड़ जाएगा भाजपा को? देखिए नेहा, मैं बता दूं, जो राजस्थान का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये बात समझती है कि कब उनको कौन सा दाव चलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई भी अपना सीएम चेहरा नहीं बताया। यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, तब भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़े थे और उसके बाद एक नाम निकल कर आता है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे और लगातार वो बाट वोट संभाल रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी समीकरण बनाती है वो सोच समझ कर बनाती है और कहीं ना कहीं उनको पता, लेकिन जो अटकलें लग सकती हैं वो इस बात को भी लेकर लग सकती हैं कि पीएम ने अब तक अपने ही चेहरे पर वोट ले रहे हैं और इसको लेकर केंद्र के चुनाव में उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनके चेहरे पर लगातार वोट पड़ेंगे तो केंद्र के चुनाव पर भी वो अपने ही चेहरे पर वोट लेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, केंद्र के चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी की छवि को देखकर ही दिया जाएगा। तो विधानसभा के चुनाव में तो चाहे वो जीत दर्ज कर ले, लेकिन केंद्र के चुनाव में अगर यही समीकरण बना के रखते हैं और सीएम फेस नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव में उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने हमारे यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। और जैसे कि आकाश ने बताया कि केंद्र की सरकार को समस्या हो सकती है, खैर ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस बार भाजपा को पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने से मुश्किल होगी या उनकी राह जो है वो आसान होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।